ऑल राइट, सो आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है, सो गुड इवनिंग। सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने नॉर्म के बारे में सीख लिया था कि अगर हमारे पास कोई पार्टीशन है तो पार्टीशन का बेसिकली मीनिंग क्या है। पार्टीशन का बेसिकली मीनिंग है कि आपने क्या करा, एक सब इंटरवल्स में उसको डिवाइड कर दिया। अब जो उसमें सबसे बड़ा लेंथ का सब इंटरवल है, उसी को हमने, उस लेंथ को हमने नाम दे दिया कि दिस इज द नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशन। ठीक है। अब ये नॉर्म जो है आगे चल के थोड़ा बहुत यूज होता है, इसलिए आपको बता दिया गया। फिर कल हमने रिफाइनमेंट देखा, और रिफाइनमेंट में हमने देखा कि अगर हम अपर डार बॉक्स सम को कैलकुलेट करें रिफाइंड वाले का, तो रिफाइंड का अपर डार बॉक्स सम छोटा आता है। और जो जो मतलब जिस पार्टीशन का वो रिफाइंड रिफाइंड सॉरी, सपोज P एक पार्टीशन है और Q एक दूसरा पार्टीशन है, और आपको ये पता चल रहा है, मान लो कि P जो है वो Q जो है वो P का रिफाइंड पार्टीशन है। देन अगर आप उस पर सम निकालोगे अपर डार बॉक्स सम, तो अपर डार बॉक्स सम ऑन Q विल बी लेस देन अपर डार बॉक्स सम ऑन P। बट लोअर डार बॉक्स सम के लिए यही चीज रिवर्स थी कि लोअर डार बॉक्स सम ऑफ Q of F on Q will be greater than lower Darbox sum of will be greater than lower Darbox sum of F on P। ठीक है, तो ये बेसिक बातें देखी। और लास्ट में हमने बस एक कंडीशन पढ़ ली थी, कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी। और उस कंडीशन में आपने देखा कि उस कंडीशन के अंदर हमने क्या था। उस कंडीशन में हमने देखा कि हमें सभी पार्टीशंस के ऊपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, हम स्पेसिफिक पार्टीशंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। कि जैसे गिवन एप्सिलॉन दिया गया, तो उस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपके पास यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन आए, तो देन आप क्या कह सकते हो, देन आप कह सकते हो कि जो आपका फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, ऑल राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल हमने बात की थी एफ एक्स, स्क्रीन शेयर नहीं की है शायद। देखो कल हमने किस बारे में बात की थी। कल हमने बात की थी इस बारे में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बारे में। तो मैंने आपको कहा कि अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पर वर्क कर रहे हैं और ओरिजिनल डेफिनेशन से हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं कि वेदर इट इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन अ क्लोज इंटरवल और नॉट वगैरह वगैरह, तो वो काम बड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए ज्यादा इजी काम होगा कि इस कंडीशन को यूज किया जाए इंटीग्रेबिलिटी की। और अब हम इसका बेनिफिट हम देखेंगे। ठीक है, हम इसी से स्टार्ट करेंगे अभी। क्विकली करते हैं। तो हमने, ठीक है, हमने लिखा, क्वेश्चन है ये बेसिकली कि शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन एनी बाउंडेड इंटरवल ए बी। तो ए बी मान लो वो बाउंडेड इंटरवल है। अगर आपको क्या करना है, थोड़ा सा मतलब इजियर इस काम को करना है, इफ यू वांट टू सॉल्व दिस थिंग इन अ मच इजियर वे, देन यू कैन चूज दिस क्लोज इंटरवल ए बी एज क्लोज इंटरवल 0 1, क्योंकि फिर वो ए और बी की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको यूज नहीं करनी पड़ेंगी। तो जो क्लोज इंटरवल 0 1 है उस पर काम करना मतलब आसान है। तो अगर आप, अभी तो मैं फिलहाल जनरलाइज वे में वर्क करूंगा, बट अगर आपको इस चीज को थोड़ा सा और आसान तरीके से देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, क्लोज इंटरवल ए बी पर वर्क कर सकते हो। क्लास ट्वेल्थ में लिमिट ऑफ सम सिखाया जाता है जब इंटीग्रेशन किया जाता है ना। तो क्लास ट्वेल्थ की मैं बात कर रहा हूं। तो क्लास ट्वेल्थ में लिमिट ऑफ सम में जो हम काम करते थे, बेसिकली वहां पर जो पार्टीशन कंसीडर किया जाता था वही पार्टीशन हम यहां पर भी कंसीडर करते हैं। पता है किसी को वो पार्टीशन क्या होता था, वो पार्टीशन? बोलो। पार्टीशन देखो ऐसा लेंगे, यहां पर इक्वल लेंथ का पार्टीशन लेंगे। मैंने आपको कहा था कि पार्टीशन जरूरी नहीं है कि इक्वल लेंथ के हों, बट मैं जानबूझ के एक ऐसी सीक्वेंस लूंगा पार्टीशंस की जो इक्वल लेंथ की है।
तो मैंने लिखा a, अगला जो एलिमेंट लिखा पार्टीशन का वो लिखा a प्लस एच। तो दैट मीन्स जो लेंथ है इस सब इंटरवल की वो h हो गई। फिर मैंने लिखा a प्लस टू एच। सो दैट मीन्स कि जो इस सब इंटरवल की लेंथ है वो, सॉरी, इस सब इंटरवल की लेंथ है वो होगी h। तो दैट मीन्स अब सब इंटरवल्स की लेंथ जो है वो मैं h ही रखने जा रहा हूं सब में। सो इन दिस वे यू विल रीच a प्लस nh। ठीक है, सो अब जिससे पूछा जाएगा वही आंसर देगा। सो all right, so Asif, you will answer this problem. So you want this a plus nh to be b, so what should be the value of h? h की क्या वैल्यू होनी चाहिए such that a plus nh b के इक्वल हो जाए? बोलो। b माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, तो b माइनस ए अपॉन एन, आप डायरेक्टली बस इसको क्या कर दो, इससे इक्वेट करा दो और वैल्यू निकल आएगी h की। सो h की वैल्यू आएगी b माइनस ए अपॉन एन। सो अब हमने ये पार्टीशन ले लिया, ये सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन है, और क्लियरली बिकॉज b इज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन a, देयरफॉर इट विल बी ग्रेटर देन 0, तो h पॉजिटिव है यहाँ पर। ठीक है, नाउ वी विल डिफाइन द सुप्रीमम ओवर द सब इंटरवल्स। तो सुप्रीमम डिफाइन करते हैं। सो अब ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। नाउ बिकॉज इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दैट मीन्स सुप्रीमम कौन से पॉइंट पर आएगा, एंड पॉइंट पर आ जाएगा सुप्रीमम डायरेक्टली। ठीक है, एंड पॉइंट मतलब राइट साइड का जो एंड पॉइंट है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसमें कोई भी जनरल जो सब इंटरवल है वो ये होगा a प्लस आर माइनस वन एच, और यहां पर आएगा a प्लस आर एच। ठीक है, तो यही हो रहा है, देखो एक कम है यहाँ पर, जैसे 2 है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। सो इस इंटरवल के ऊपर सुप्रीमम निकालना है, तो बताओ जरा कितनी वैल्यू आएगी, बिकॉज योर फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। बोलो। प्लस आर एच। a plus rh. Now similarly I will define the infimum value over the subintervals. तो infimum value कितनी आएगी, infimum of x belongs to a plus r minus 1 times of h comma a plus rh। ठीक है, तो अब क्योंकि ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट पॉइंट पर ही सबसे बिगेस्ट वैल्यू मिलेगी। सो दैट मीन्स ये आएगा a प्लस आर माइनस वन इंटू एच। तो हमें सुप्रीमम भी मिल गया है, इंफीमम भी मिल गया है, दैट मीन्स नाउ वी कैन राइट अपर डार्बॉक्स सम। सो अपर डार्बॉक्स सम मैंने लिखा। ये pn पार्टीशन, pn मैं इसे नाम क्यों दे रहा हूं, बिकॉज इट इज वेरिंग ओवर n, सो इट इज नॉट एक्चुअली अ सिंगल पार्टीशन, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन। ठीक है, तो एक सीक्वेंस है, तो P1 P2 P3 ऐसे ऐसे करके आप करोगे। सो P1 और P2, जैसे आपने P1 लिखा तो P1 में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो P1 में n की वैल्यू 1 है तो a और a प्लस एच आएगा सिर्फ। P2 में अगर आप देखोगे तो कितना आएगा a, अब a प्लस एच तो आएगा ही आएगा, साथ में a प्लस टू एच आएगा। तो P1 और P2 में कोई रिलेशन है, बोलो। हाँ, सो ये क्या है, P1 का रिफाइनमेंट है, P2 का रिफाइनमेंट है, P3 दैट मीन्स वी आर एक्चुअली रिफाइनिंग दिस पार्टीशन। तो हम धीरे 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 करके रिफाइनमेंट करते जा रहे हैं। अब अपर डार्बॉक्स सम में लिख रहा हूं। सो अपर डार्बॉक्स सम विल बी m1, फिर होता क्या है x1 माइनस एक्स नॉट प्लस m2, x2 माइनस x1 अप टू mn xn माइनस xn माइनस वन। m1 की वैल्यू यहां से आपको पता चल रही है कि a प्लस एच आएगी। ठीक है, नाउ x1 माइनस एक्स नॉट, क्योंकि आपको पता है कि x1 माइनस एक्स, दिस एक्चुअली represents the length of the sub interval, so these are representing the length of the sub interval. Now because you have chosen a partition in which all the sub intervals are of equal length, now because all the sub intervals are of equal length, therefore आपका जो आंसर आएगा वो h ही आएगा हर केस में। तो ये h आया, सिमिलरली a प्लस टू एच, फिर अगेन h आया, और ऐसे करते 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 mn की वैल्यू a प्लस एन एच, और फिर यहां पर से h आ गया। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, चलो ठीक है।
नाउ अगर मैं h कॉमन ले लूं, ठीक है, नाउ अगर मैं h यहां पर कॉमन ले लूं तो अंदर पे मेरे पास आएगा a प्लस एच, a प्लस 2h, इस तरीके से चलते चलूंगा तो a प्लस NH तक मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, नाउ कितने कितने एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं ये काउंट करो जरा, हाउ मेनी एक्सप्रेशंस डू वी हैव, बोलो कितने एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं ये, n एक्सप्रेशंस है, तो a को आप n टाइम्स ऐड करवा रहे हो, सो a को अगर हम n टाइम्स ऐड कराएंगे तो मतलब वो a, पहले तो h लिखता हूं बाहर से, फिर वो कितना आ जाएगा n टाइम्स ऑफ a, क्योंकि a को हम कितनी बार ऐड करा रहे हैं n टाइम्स, n एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं ये, सो 1 2 3 अप टू n। नाउ h कैसे वर्क कर रहा है, h 2h 3h अप टू nh, ठीक है। सो इसका सम बता सकते हो, अगर मैं इसमें से h कॉमन ले लूं तो ये सिंपलर बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, कितना सम होगा इसका, n into n plus 1 by 2. सो n इंटू n प्लस 1 बाई, ठीक है, तो इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 मान लो आप, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है। नाउ सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, लोअर डारबॉक्स सम निकालेंगे। सो लोअर डारबॉक्स सम LPN of f will be small m1 x minus minus x naught, x2 minus x1, x3 minus x2 और mn xn minus xn minus 1, ठीक है। हाँ, सो अगेन अब हमने देखा कि यहाँ पर बस काम थोड़ा उल्टा चल रहा है, जैसे कि इसकी पहली टर्म निकली थी a प्लस एच, बट इसकी पहली टर्म निकलेगी a प्लस 0h, तो 0h का मतलब है कि सिर्फ a ही पहली टर्म होगी, m1 a ओनली, और x1 माइनस एक्स नॉट तो रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ द सब इंटरवल, देयरफॉर इट विल बी जस्ट h। नाउ m2 क्या है, a प्लस एच, तो बस एक बार यहाँ पर पीछे से चल रहा है काम, ये कितना है a प्लस 2h लिखा हुआ है, ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा h, और इसी तरीके से a प्लस n माइनस 1h आएगा, क्योंकि एक पीछे से हम चल रहे हैं। नाउ इफ आई विल टेक h एज कॉमन तो आपके पास आएगा a प्लस एच, a प्लस 3h और a प्लस n माइनस 1h। अब बताओ ये कितनी टर्म्स हैं, n terms. n टर्म्स, क्योंकि यहां पर जीरो से भले स्टार्ट हो रहा है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, a प्लस 0h, a प्लस 1h, तो 0 1, जैसे 0, ये गलत लिख दिया मैंने 3h, ये 2 है, हाँ, तो 0 1 2, बट n माइनस 1 तक जा रहे हैं, देयरफॉर इट इज n एंड वी हैव n नंबर ऑफ टर्म्स, सो n टाइम्स ऑफ a आ जाएगा, a तो n टाइम्स से रिपीट हो रहा है। अब h जो है, जब आप h कॉमन ले लोगे वहां पर से तो ये n माइनस 1 तक चलेगा, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट Na प्लस, अब ये जो लिखा हुआ है इसका हम सम जानते हैं, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 होता है, और बाहर से हमारे पास h मल्टीप्लीकेशन में है, सो इसे एक्सप्रेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है, ऑल राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने यूपीएनएफ लिख दिया और वो लिख दिया है, अब हम इसमें देखो h की जो वैल्यूज है उसे हम प्लेस कर सकते हैं, ताकि सारा का सारा जो काम है, देखो h भी जो है वो किस पर डिपेंडेंट है, n पर डिपेंडेंट है, तो बेटर ये होगा कि हम h की वैल्यू रख दें वहां पर, ताकि वो सारा का सारा काम a और b और n में ही आ जाए, ठीक है, या फिर बिना रखे भी हम कर सकते हैं, बट लिखने में हमें आसानी उसी में होगी। सो जो एक्सप्रेशन नंबर 1 है, अगर हम उसको देखें, कहाँ गई ये रही, सो दिस इज योर एक्सप्रेशन 1, ठीक है। सो मैंने h की जगह वैल्यूज रखना स्टार्ट किया, तो h की जगह रखा हमने b माइनस ए अपॉन एन, एन ए, फिर b माइनस ए अपॉन एन, फिर डॉट में है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे
अंदर मल्टीप्लाई कराओगे b माइनस ए को, तो a टाइम्स ऑफ b माइनस ए आएगा। इस n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इस n से ये वाला n कैंसिल हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। सो b माइनस ए होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में n स्क्वायर आएगा, जो न्यूमरेटर है आई कैन टेक n कॉमन फ्रॉम इट, सो यू विल गेट n and n from here, so you will get n square, so that will be cancelled, so over 2 1 plus 1 by n, ठीक है। सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो दिस इज यूपीएनएफ। नाउ हम लिखेंगे एलपीएन ऑफ एफ को। सो ये एक्सप्रेशन कहाँ थी, ये रही। सो कितना आएगा हमारे पास, ऑलराइट। सो ये हमारे पास है, h की जगह हम वैल्यू रखेंगे, सो b माइनस ए अपॉन एन, एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू बी माइनस ए अपॉन डॉट। सो क्या मिलेगा इसके बाद, अगला स्टेप, n से n कैंसिल हो जाएगा, अगेन वही चीज, a टाइम्स b माइनस ए प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा, b माइनस ए बी माइनस ए, तो ये तो होल स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा n स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो 1 माइनस वन अपॉन एन बचेगा, और एक 2 वहां पर है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक। हाँ, सो अब हमें क्या करना है, वी नो फ्रॉम द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, की कंडीशन क्या है इंटीग्रेबिलिटी की। तो कल हमने देखा कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है पार्टीशंस की, करस्पॉन्डिंग टू विच ये जो चीज है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि व्हेन n गोज टूवर्ड्स इंफिनिटी, तो अगर आपका n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, व्हेन n इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, देन जो ये डिफरेंस है अपर डार्बॉक्स सम और लोअर डार्बॉक्स सम का, इफ इट इज जीरो, then you can say that your function is Riemann integrable, or you can say just integrable, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमारा क्या आना चाहिए, जीरो की तरफ। सो अब हम यूपीएनएफ माइनस एलपीएनएफ लिखेंगे। तो जब आप डिफरेंस करोगे तो सबसे पहले ये वाली दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों टर्म्स कॉमन आ जाएंगी, तो सिर्फ इन्हीं दोनों का डिफरेंस होगा। सो यूपीएनएफ माइनस एलपीएनएफ अगर आप लिखोगे तो आएगा b माइनस ए होल स्क्वायर बाई टू, 1 प्लस 1 बाई एन माइनस टाइम्स 1 प्लस 1 बाई एन आ जाएगा यहाँ पर। सो यू विल गेट 2 बाई एन। सो व्हेन n गोज टुवर्ड्स इंफिनिटी, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, जीरो। तो ये टर्म, ये 1 से तो 1 कट गया, 2 बाई एन ही लिखा हुआ है। सो एन, ये नंबर तो फाइनाइट है, दिस इज अ फाइनाइट नंबर ओवर इंफिनिटी, सो फाइनाइट नंबर ओवर इंफिनिटी इज जीरो, सो यू विल गेट जीरो, ठीक है। तो हमने देखा कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी बिल्कुल यही थी। कंडीशन क्या थी, कंडीशन सिंपली ये है कि अगर आपके पास यूपीएनएफ माइनस एलपीएनएफ एक सीक्वेंस ऑफ पार्टीशंस के लिए जीरो की तरफ जाती है, तो फिर आप उसे फंक्शन को, उस फंक्शन को आप इंटीग्रेबल कह सकते हैं। तो हमें यहां से पता चला कि इंटीग्रेबल हमारा ये फंक्शन आ गया। तो जब भी ये वाला, जैसे जैसे हमने इसमें कौन सी अप्रोच यूज की, बेसिकली कि हमारे पास इक्वल पार्टीशंस वाली अप्रोच थी, कि हमने इक्वल लेंथ के पार्टीशंस लिए, ठीक है। तो उस अप्रोच से हम ये शो कर पाए कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। अब एक बार बस मैं ये शो करना चाह रहा हूं कि ग्राफिकली इस चीज को हम कैसे पता लगाएं कि आपके पास क्या होने वाला है। जो फंक्शंस हैं वो, उसमें हम जब अपर सम देखते हैं, अपर डार्बॉक्स सम, और अपर डार्बॉक्स सम का आप क्या करते हो, आप अपर डार्बॉक्स सम में आप देखते हो उसका इन्फिमम, और लोअर डार्बॉक्स सम अगर आपके पास है तो लोअर डार्बॉक्स सम में आप देखते हो सुप्रीमम। तो वो क्यों हम देखते हैं उसको बस एक बार मैं एनालाइज करना चाह रहा हूं, ठीक है। सो एक इजी सा ग्राफ लेंगे जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं। सो ग्राफ को देखते हैं एक बार, ठीक है। सो ये, इसे आप समझ लो एक ही पावर एक्स के साथ वर्क करते हैं, देखते हैं जो ज्यादा हमें कर्वनेस देगा हम उसी ग्राफ को पिक करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। सो अगर हम e टू द पावर x को देखें, सो ये ज्यादा कर्वनेस हो गया, थोड़ा
स्लोली मूव कराना है। एक्स स्क्वायर से हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर भी वर्क नहीं करेगा, रूट एक्स देखना चाहिए शायद हमें, है ना। सो ठीक है, तो रूट एक्स शायद सही वर्क कर रहा है, ठीक है। इसमें ऐसा करते हैं 3 लिखते हैं पावर में, 3 घटाने से ज़्यादा बड़ा होगा। सो 3/2 ठीक है, ये ग्राफ ठीक है हमारे लिए, ठीक है। तो इसी ग्राफ को हम एनालाइज करेंगे अभी। सो ठीक है, अब सही है ये, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इस पे। जैसे आप अपर डार्बॉक्स सम देख रहे थे, तो अपर डार्बॉक्स सम में बेसिकली आप क्या एक्सप्रेशन लिखते हो, मैं यहाँ पर रफ में लिख रहा हूँ, ठीक है। अपर डार्बॉक्स सम में हम लिखते हैं, अगर हमारे पास P एक पार्टीशन है, P अगर पार्टीशन है तो हम लिखते हैं M1 x1 माइनस x0, M2 x2 माइनस x1, M3 लिखने की जरूरत नहीं है, एंड देन डायरेक्टली हम चलते हैं Mn के ऊपर। हम लिखते हैं इसके बाद xn माइनस xn माइनस 1, ठीक है। ये जो MIs होते हैं, दीज MIs आर एक्चुअली द सुप्रीमम वैल्यू, ठीक है। मेरे पास इंटरवल आप समझ लो 0 से नहीं स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो मान लो आपके पास इंटरवल है 2 से लेकर 10 तक का, ठीक है। और इस 2 से लेकर 10 तक के इंटरवल को मैंने क्या करा, सबसे पहला पार्टीशन मैंने कंसीडर किया। मान लो वो जो पार्टीशन है आपका वो ये है, सबसे पहला पार्टीशन मैंने लिया, इंटरवल मेरा है 2 से लेकर 10 तक का, ठीक है। तो जो पहला पार्टीशन मैंने लिया वो ये लिया 2 4 6 8 10, इस पार्टीशन के साथ हमने देखा। 2 यहां पर ये है, 4 ये है, 6 ये है, 8 ये है, ठीक है। तो 10 तक हमारे पास, तो ये हमारे पास x0 हो गया, ये x1, ये x2, x3, x4, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि m1, जैसे आप इस फंक्शन को देखो, तो जो सब इंटरवल x0 से x1 है, 2 से लेकर 4, इस पर सुप्रीमम वैल्यू ये पॉइंट देगा ना, क्योंकि ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, तो एंड पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहां पर, ये सुप्रीमम वैल्यू देगा आपको, ठीक है। तो m1 इज सुप्रीमम वैल्यू, तो दैट मीन्स m1 क्या है, ये वाली हाइट, ठीक है। तो जितनी भी हाइट है, लगभग 3 के आसपास है हाइट। दिस हाइट इज एक्चुअली m1 3, दैट मीन्स 3। अब आप क्या कर रहे हो, x1 माइनस x0 कर रहे हो, दैट मीन्स आप 4 से 2 को सेपरेट कर रहे हो। तो अगर हम 4 से 2 को सेपरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास ये विड्थ आ रही है। दिस विड्थ इनटू दिस हाइट, तो किस चीज का एरिया है फिर ये, बोलो, रेक्टेंगल का। इट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है। हम उस रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। आप देखो, ये हमारे पास सुप्रीमम वैल्यू है। तो ये जो ब्लू कलर का हमने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया है, ऑलमोस्ट ये उसका एरिया हमारे पास है, ठीक है।
अब सिमिलरली अगर x1 से लेकर x2 तक मैं क्या कर रहा हूं, इफ आई एम कंसीडरिंग दिस सब इंटरवल और इसके ऊपर सुप्रीमम वैल्यू ले रहा हूं, तो इस पॉइंट पर मुझे सुप्रीमम वैल्यू मिलेगी। तो अगेन m2 into x2 minus x1 is actually the area of that rectangle, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आप जानते हो किस चीज का फॉर्मूला होता है, एरिया का। सो दिस इज एक्चुअली लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ सिमिलरली आगे भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हाँ तो लास्ट, अब हमें लास्ट बनाना है 10 पर। ठीक है, तो जैसे आपने क्या किया, ये कंसीडर किया, तो ये एक्चुअली ब्लॉक्स हैं जिन एरियाज को आप ऐड कर रहे हो। नाउ इफ यू आर राइटिंग द इंटीग्रल, अगर आप क्या लिख रहे हो, इंटीग्रल लिख रहे हो, इंटीग्रल का मीनिंग है a टू b, दैट मीन्स 2 to 10। सो अगर आप 2 से लेकर 10 लिख रहे हो और यहां पर जो आपका फंक्शन है fx, उस फंक्शन को कंसीडर कर रहे हो, तो होगा क्या, इट एक्चुअली represents द एरिया बिलो fx इन बिटवीन 2 to 10। तो 2 से लेकर 10 के बीच में जितना एरिया है, तो दैट मीन्स दिस एरिया। तो जो हमारा इंटीग्रल है वो एक्चुअली ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो शेडेड एरिया है। नाउ जो वो एक्स्ट्रा पार्ट है, क्योंकि जब आपने अपर डार्क बॉक्स सम देखा, तो अपर डार्क बॉक्स सम में आपको पता चला कि अपर डार्क बॉक्स सम में हमारे पास जो ट्रायंगल टाइप पोर्शंस हैं, वो ट्रायंगल टाइप पोर्शन एडिशनल है। जो ट्रायंगल टाइप पोर्शंस हैं वो ट्रायंगल टाइप पोर्शन एडिशनल है। अब उस एडिशनल पार्ट को हमें, क्योंकि हमें तो एग्जैक्टली चाहिए होता है कि यार इतना एरिया आए, अगर हमारे मेथड से बिगर एरिया आ रहा है तो दैट मीन्स एरर ज्यादा हो रही है। सो हम क्या करते हैं, फिर इन्हीं पार्टीशंस को फाइन करने की कोशिश करते हैं, रीफाइन करने की, है ना। क्योंकि जब आपने रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस की डेफिनेशन लिखी थी, तो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस की डेफिनेशन में आपने एक पार्टीशन से काम नहीं चलाया था। आपने जब यू सेट लिखा था, सो यू सेट आपका बना था नहीं यार, सो यू सेट आपका क्या था कि आपको सभी पार्टीशंस पर वैल्यू लेनी है, सभी पार्टीशंस पर वैल्यू लेनी है, एंड देन जिस पार्टीशन से सबसे इंफीमम आंसर आए, सबसे छोटा आंसर आए, वो आपका आंसर आ जाएगा अपर इंटीग्रल का। तो ऐसा क्यों हो रहा है अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्टीशन के साथ। तो इस बार मान लो आपके पास 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो बेसिकली आप अब क्या करो, नेक्स्ट केस कंसीडर करो, और इस बार हम इस पार्टीशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे पार्टीशंस बन गए, x0, x1, x2, x3, एंड सिमिलरली x x5, x6, x7, 8, एंड आगे चलता जाएगा ही, ठीक है। तो मैं छोटे छोटे बस ट्राइंगल्स बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट पोर्शन को मैं बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, जो फर्स्ट बन रहा है। सो इस बार आपने क्या करा, जब आपने ये वाला पार्टीशन कंसीडर किया, जब आपका ये वाला पार्टीशन आया x0, ये जो इस बार वाला पार्टीशन है, तो ये मोर फाइनर है, ठीक है, ये वाला पार्टीशन जो है, इस वाले पार्टीशंस में जो कि ज्यादा फाइन है, ज्यादा पतला है, उस वाले पार्टीशन में आप देखोगे तो एरर बहुत कम आ रही है। तो आप अगर आप अपने अपर डार्क बॉक्स सम की वैल्यू निकालोगे, तो अपर डार्क बॉक्स सम विल रिप्रेजेंट
द एरिया प्रेजेंट इनसाइड दीज ऑरेंज कलर रेक्टेंगल्स। तो देखो आपने एरर को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। सो एरर को हमने यहां पर क्या कर दिया, रिड्यूस। इतना जो पोर्शन था ये एडिशनल वाला, अब ये आ ही नहीं रहा है आपके आंसर में। अपर डार्बॉक्स सम थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो गया। अब अगर इसी पार्टीशन को मैं और ज्यादा फाइन कर दूं, तो और ज्यादा फाइन करने से क्या होगा, जैसे और ज्यादा फाइन करोगे तो और ज्यादा उसमें क्या होगा, एरिया जो है वो बेटर आपको मिलेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखो इस केस में तो मैंने और हाफ कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये आया। सो तो सिर्फ एक ही का मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत सारा। ठीक है, तो देखो अगर मैं और ज्यादा पतला पार्टीशन ले लूं, और पतले में लूं, तो आपका ये कुछ पोर्शन यहां पर बच रहा है। तो मतलब अब वो एरिया से हट चुका है ना, जो आप सम अप कर रहे हो, दीज आर एक्चुअली द सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स। तो अब वो जो सम है एरियाज ऑफ रेक्टेंगल वो ज्यादा एक्यूरेट आ रहा है। इसीलिए क्या करते हैं, जब आप डेफिनेशन लिखते हो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस की, तो आप अपर इंटीग्रल में इनफिमम कैलकुलेट करते हो कि सारे पार्टीशंस में सबसे कम जिसका एरिया आ रहा होगा वो वाला आपको कंसीडर करना है। समझ गए, तो हमने सारे पार्टीशंस पर यूपीएफ निकाल के देखा। मैंने आपको सिर्फ 3 में दिखाया, 3 में ही आपको पता चल गया कि एरिया धीरे धीरे डिक्रीज होगा इफ वी विल रिफाइन आवर पार्टीशंस। तो इस डायग्राम से आपको वो चीज भी समझ आएगी कि जो हमने लिखा था कि अगर आपके पार्टीशंस रिफाइन हो रहे हैं तो यूपीएफ बड़ा आता है और यूक्यूएफ छोटा आता है ना। इस डायग्राम से आपको याद रखना है उस रिलेशन को। नाउ इफ वी विल डू लोअर सम, देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो लोअर सम में क्या होगा, इस बार आपको सुप्रीमम नहीं लेनी है वैल्यू, इस बार आपको इनफिमम वैल्यू लेनी है। तो इनिशियली तो मैं वही पार्टीशन कंसीडर करूंगा जैसे मैंने लिखा 2, 4 और वगैरह वगैरह। ठीक है, सो इसी को करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस बार क्या होगा देखो, इस बार आपको आपका जो रेक्टेंगल है वो बाहर की साइड ना बनकर अंदर की साइड बनेगा। ठीक है, इनको ऑरेंज वालों को तो मिटा ही देता हूं। ठीक है, तो इस बार आपका रेक्टेंगल बाहर की साइड ना बन के अंदर वाली साइड बनेगा। मतलब ये जो रेक्टेंगल आपका है, क्योंकि आप इनफिमम वैल्यू ले रहे हो, जब आप लोअर डार्बॉक्स सम लिखते हो, आप एलपीएफ जब लिखते हो, तो एलपीएफ में हम इनफिमम ओवर दैट इंटरवल लिखते हैं, और इसी को हम ऐड करते चलते हैं एम एन एक्स एन माइनस एक्स नॉट। सो ये जो स्मॉल m है ये एक्चुअली इन्फिमम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर इस बार सुप्रीमम इस पर ना आकर इस पर इन्फिमम आएगा। तो दैट मीन्स ये ट्राइंगल जो है ये अंदर की तरफ है, ये रेक्टेंगल सॉरी। तो रेक्टेंगल्स ऐसे बनेंगे आपके। ठीक है, तो ये अंदर की साइड बनेंगे सारे के सारे। सो ये अंदर की साइड बने। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको और ज्यादा रिफाइन करेंगे। सो जब हमने रिफाइन किया था ये ऑरेंज कलर वाला पोर्शन, इसको अब हम देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो इनको हटा देते हैं यहाँ से।
ठीक है, तो देखो अब ये रेक्टेंगल अंदर की साइड आएगा, ठीक है, ऑरेंज वाला पोर्शन। देख पहले इनिशियली मुझे देखना चाहिए था, तो देखो जब हम इस टाइम पे रेक्टेंगल निकाल रहे हैं तो ये एरिया मिस है, ये गायब हो रहा है आपका एरिया, ये आपके रेक्टेंगल्स के उसमें नहीं आ रहा है पोर्शन में, तो ये एरिया मिसिंग है, तो दैट मीन्स हमारे पास एरर बहुत ज्यादा आ जाएगी। बट जब आप फाइनर पार्टीशन लोगे तो फाइनर लेने से क्या होगा, ये एरिया जो है अब आपको ज्यादा बेटर मिलेगा। तो देखो फर्स्ट वाले ब्लॉक में ही फाइनर पार्टीशन लेने से पहले के टाइम पर इतना एरिया लॉस हो रहा था, जो एक्चुअली एरिया था उस कर्व के अंडर में इतना एरिया, तो ये इनिशियली लूज हो रहा था आपके हाथ से, बट आपने फाइनर लिया पार्टीशन तो अब बस इतना एरिया लूज हो रहा है, ठीक है, इतना ही एरिया लूज हो रहा है ये। तो अगर ये कम एरिया लूज हो रहा है तो दैट मीन्स हमें फाइनर करते जाना होगा। अब आप इसमें याद भी रख सकते हो कि अगर आप फाइनर जा रहे हो तो आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले कम एरिया था अब ज्यादा एरिया आ रहा है, इतना एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है देखो। सो दैट मीन्स LPF जो होता है वो LQF से छोटा होता है, यहां से भी याद रख सकते हैं। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, जब हम अपने अपर डार बॉक्स सम को लिखते हैं तो अपर डार बॉक्स सम में हम सुप्रीमम वैल्यू कंसीडर करते हैं कि जितने LPFs आपके पास हैं उनमें जो सबसे ज्यादा एरिया निकाल के दे रहा है उसी को हमने लोअर इंटीग्रल माना है। Now, if this lower integral, that means the area from all those rectangles is equal to area from sorry उल्टा गलत बोल दिया मैंने वैसे। तो अगर हम क्या बोले कि अगर जो सुप्रीमम वैल्यू है उन एरियाज की जो रेक्टेंगल्स के थ्रू आ रहा है और जो इन्फिमम वैल्यू है दोनों इक्वल हो जाए तो फिर आपका फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल बन जाता है, ठीक है। रीमान इंटीग्रेबल का मतलब है कि वो इंटीग्रेबल बेसिकली है। इसमें अगर डाउट है तो ये आप पूछ सकते हो, अदरवाइज अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा खिसक गया अपनी जगह से ना। ठीक है अब सही है, ठीक है। अब हम एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। सो क्या है थ्योरम, अब एक्चुअली वो नॉर्म का यूज होगा, ठीक है। तो जो हमने नॉर्म वाले कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके बेसिस पर अब हम काम करेंगे। सो थ्योरम ये है कि अगर आपके पास फंक्शन है कि लेट f is a function from closed interval ab to the real line be bounded, ठीक है। तो एंड देयर एग्जिस्ट, एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है पार्टीशंस की, देयर एग्जिस्ट a sequence of partitions of AB such that norm of these partitions goes towards zero, ठीक है। तो नॉर्म का एक्चुअली मतलब है कि बिगेस्ट सब इंटरवल की लेंथ, अगर बिगेस्ट सब इंटरवल्स की लेंथ ही जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है तो फिर आप क्या कह सकते हो कि उसका नॉर्म जीरो की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल हमारा जो नॉर्म होगा पार्टीशंस का, क्योंकि सारे पार्टीशंस की जो लेंथ है, सब इंटरवल्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, तो नॉर्म क्या बनेगा इसमें बताना जरा, क्या नॉर्म आएगा। H। हाँ एच नॉर्म आएगा, और हमें दिखाई दे रहा है कि इस केस में भी एच जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है when n goes towards infinity, that means norm is going towards zero in that case also। so अगर ऐसा है कि नॉर्म जीरो की तरफ जा रहा है तो देन क्या होगा, देन जो यूपीएनएफ है वो डायरेक्टली अपर सम पर, ठीक है, अपर इंटीग्रल सम नहीं अपर सम पर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो जैसे आपने पिछले वाले केस में, इस वाले केस में आपने यूपीएनएफ निकाला माइनस एलपीएनएफ निकाला और आपने कहा कि अगर ये जीरो आ गया
तो आपका फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। बट इस मेथड से ये कंडीशन है इंटीग्रेबिलिटी की, इससे आपको ये नहीं पता चला कि उस फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्चुअली कितना आया। इस इस एक्सप्रेशन से मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि x का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्चुअली, बट ये एक्सप्रेशन हमें हेल्प करेगी कि इंटीग्रेशन वैल्यू कितनी होगी उसकी, ठीक है, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होगा। सो यहां पर आएगा लिमिट एल पी एन एफ, तो लोअर इंटीग्रल पर ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है, इस पर कन्वर्ज करेगा लोअर इंटीग्रल पर। अब जैसे उसी एग्जांपल को हम लेंगे, अगर हम इसमें एलपीएनएफ को देखें तो ये, सॉरी यूपीएनएफ को देखें तो ये हमारा यूपीएनएफ था, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर आप निकालना चाह रहे हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का फाइंड अपर इंटीग्रल, अपर एंड लोअर इंटीग्रल, ठीक है, अपर एंड लोअर इंटीग्रल, मान लो आप ये फाइंड आउट करना चाह रहे हो। सो ये आपका यूपीएनएफ है, आपको क्या पता है, ये आपका यूपीएनएफ था। आपको पता है कि अगर आप डायरेक्टली लिमिट इस पर लगाओगे यूपीएनएफ की, तो वही क्या होगी, वैल्यू होगी अपर इंटीग्रल की। तो अपर इंटीग्रल आपका कितना आ गया इस फंक्शन का, क्योंकि एन आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो आपका आंसर कितना आ गया, ए टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। हाँ बोलो। A into B minus हाँ इसमें कुछ गलती हो रही है शायद, देखता हूँ मैं उसको ना। सो एक सेकंड में, तो ये b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2 आना चाहिए था ना, नहीं 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 होल स्क्वायर नहीं आना चाहिए था, ठीक। सो हाँ तो इतना आएगा, ये 1, ये तो 0 की तरफ चला जाएगा, तो अगर हम इसको ओपन करके देखें तो ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab बाई 2। सो दैट मीन्स एलसीएम लूंगा, 2ab से 2ab कैंसिल, सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, इतना आंसर आ जाएगा इसका। तो अगर आप x का इंटीग्रेशन करते भी हो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, और लिमिट आप पुट करोगे तो इतना ही उसका आंसर आएगा, है ना, यही अपर इंटीग्रल है। और सिमिलरली लोअर इंटीग्रल भी फाइंड आउट किया जा सकता है इसी प्रोसेस से, और आप वैसे भी जानते हो कि x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, दैट्स वाई। नाउ आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, वेट करेंगे। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। सो आवाज आ रही है मेरी? yes sir. ठीक है, तो अब हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। सो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स तो नहीं कहूंगा, टाइप्स कहूंगा, सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के फंक्शंस हैं। तो पहला है कि जो आपकी मोनोटोनिसिटी है वो हमेशा इंप्लाई करेगी रीमान इंटीग्रेबल की तरफ। मीनिंग है कि कोई भी फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल है, सॉरी कोई भी फंक्शन अगर मोनोटॉनिक है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन अगर मोनोटॉनिक है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। अब इस बात को हमें प्रूफ करना है, क्योंकि अब हमारे पास कंडीशंस है इंटीग्रेबिलिटी की जो हमें हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो इसका हम प्रूफ लिखेंगे क्विकली। सो लेट
P be a partition, P मान लो है x0, x1, x2 अप टू xn। तो एक पार्टीशन हमने कंसीडर किया, ठीक है, ऑल राइट। अब फंक्शन किसी के भी ऊपर हो सकता है, मतलब कि किसी भी क्लोज इंटरवल, चलो लिख लेते हैं पहले ये चीज। So let f is a function from AB to R, ठीक है, be a bounded function। तो मतलब एटलीस्ट मोनोटोनिस, मतलब सिर्फ मोनोटोनिसिटी नहीं होगी, उसमें बाउंडेडनेस भी ऐड करनी होगी, तो वो ऑब्वियस है, ठीक है, बस ऐसे लिख दिया वो रिजल्ट के रूप में। बाउंडेड फंक्शन है एंड देन मोनोटोनिक है, तभी जाकर हम उसे रीमान इंटीग्रेबल बोलेंगे, ठीक है। तो हमने जो पार्टीशन लिया ये ले लिया कि ये हमारा पार्टीशन है। अब अगर हम सुप्रीमम वैल्यू देखें तो जो एम आर होगा, आप जानते हो कि क्योंकि ये मोनोटोनिक है और विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान लो कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। सो अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो राइट साइड का जो एंड पॉइंट है उस पर ही आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सो दैट मीन्स एक्स आर, सॉरी, जो ये एक्स आर है इस पर मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, तो इसका आंसर कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स आर। सिमिलरली अगर मैं इन्फिमम वैल्यू लिखूं x बिलोंगिंग टू एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर, तो इसका आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब मैं यूपीएनएफ माइनस एलपीएनएफ लिखूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ रीमान इंटीग्रेबिलिटी शो करनी है, तो मैं इस डिफरेंस को लिखूंगा। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो पहले हम यूपीएनएफ को लिख लेते हैं। तो यूपीएनएफ कितना आएगा, x1 और फिर आएगा x1 माइनस एक्स नॉट, ठीक है, x2। चलो ऐसा देखो, सबसे पहले सोचो इसमें आएगा f, तो लिख ही लेता हूं। तो माइनस करेंगे, सो माइनस में आएगा एफ ऑफ एक्स जीरो, x1 माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो मैं ये एलपीएनएफ की वैल्यू लिख रहा हूं, एफ और डैश डैश करके लिख रहा हूं डायरेक्टली। तो एलपीएनएफ में एक्सएन माइनस वन तक चलेगा काम, क्योंकि जो लोअर जो वैल्यू होगी उस इंटरवल की वही आएगा, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि आप इसमें से कॉमन ले पा रहे हो, जैसे कि एफ एक्स एक्स वन माइनस एक्स नॉट कॉमन ले लोगे तो एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, और बाहर से, और ऐसे करते 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 मैंने सारों को लिख दिया एक साथ कॉमन लेके, ठीक है। तो ये हमारे पास आया, तो जो ये लिखा हुआ है यूपीएनएफ माइनस एलपीएनएफ, इसका आंसर इतना आ गया। अब इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं फिलहाल के लिए। तो समेशन की फॉर्म में एक्स आर माइनस वन और फिर एक्स आर माइनस वन, और आर की वैल्यू जो है वन से लेकर एन तक, ठीक है। अब बस मुझे क्या शो करना है, मुझे ये शो करना है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। अब कोई मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकता है फॉर एनी पार्टीशन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, हमने नॉर्म डिफाइन किया था, तो इसकी जगह मैं क्या प्लेस कर सकता हूं, नॉर्म। अगर मैं इसकी जगह हाँ बोलो, एच, हाँ एच, बट इस केस में एच नहीं है वो, इस बार जरूरी नहीं है कि हमने इक्वल लेंथ के पार्टीशन लिए, ऐसा नहीं है। इस बार हमने बस जनरली कोई भी पार्टीशन लिख दिया है और फिर हम काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो भी इसकी वैल्यू आएगी, आप जानते हो कि नॉर्म जो होता है पार्टीशंस का, उसकी बिगेस्ट जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स है उसकी जो बिगेस्ट वैल्यू होती है वो नॉर्म होती है। तो इट विल बी लेस देन नॉर्म ऑफ पी, तो आपने इसकी जगह नॉर्म ऑफ पी रख दिया, क्योंकि मैं इसकी जगह बड़ी वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं, तो देयरफॉर ऐसा हमारे पास आएगा। अब अंदर ये वाली चीज आ गई,
ठीक है, तो अंदर वाली चीज कैसी सीक्वेंस फॉर्म कर रही है, कैसी सीरीज फॉर्म कर रही है? टेलीस्कोपिक सीरीज। तो अंदर टेलीस्कोपिंग सम बन रहा है हमारे पास, तो इट विल बी लेस देन नॉर्म ऑफ p, फिर यहां पर आएगा b माइनस ए अपॉन, सॉरी b माइनस ए कैसे लिखा? फर्स्ट टर्म, यहां पर माइनस भी था ना, एंड लास्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इतना है और लास्ट टर्म आएगा यहाँ पर, तो एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा। पहले लिख लेता हूं इसको, एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स नॉट, सो ये आएगा एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, ऑल राइट। अब आप बताओ कि अगर आप, जैसे कि मुझे क्या शो करना है, मुझे ये शो करना है, अब मैंने मतलब जनरल उसके लिए दिखा दिया। अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं अपने पार्टीशंस को इस हिसाब से लूं सच दैट वो बहुत रैपिडली जीरो की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो उसकी जो लेंथ है, नॉर्म जो उसका है, अगर वो जीरो की तरफ जा रहा है मान लो, तो फिर क्या होगा, मतलब वो रिफाइनमेंट हो रही है पार्टीशंस की, तो ये नंबर किसकी तरफ चला जाएगा, बोलो? जीरो की जीरो की तरफ। तरफ अपने आप चला जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि पार्टीशन, जैसे P हमारा एक सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन है, अब मैं इसको रिफाइन करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, तो मतलब हम किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी पर हमेशा ऐसा पार्टीशन लिख सकते हैं जिसका नॉर्म जीरो की तरफ जा रहा हो। ये बहुत आसान होता है, वही वाला जो हमने a प्लस एच ए प्लस एन एच वाला लिया था पार्टीशन, वही वाला पार्टीशन भी आप इसमें ले सकते हो, क्योंकि उसका जो है नॉर्म जीरो की तरफ जाता है। सो Pn लिखते हैं इसको फिलहाल। ठीक है, नाउ Pn, so by considering Pn in such a way that norm of Pn approaches zero, हमारे पास क्या हमें पता चलेगा कि लिमिट n goes to infinity upnf माइनस lpnf ये भी जीरो की तरफ अप्रोच कर जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर है यही जीरो की तरफ जा रहा है और ये तो फाइनाइट नंबर है, तो दैट मीन्स इसका आंसर भी जीरो आ गया। सो हमने फाइनली शो ये कर दिया कि कोई भी मोनोटॉनिक फंक्शन हो वो हमेशा रीमान इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, ऑल राइट। अब हम क्या करेंगे, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखेंगे, तो हम अब कंटिन्यूटी के ऊपर रिजल्ट लिखेंगे। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है फिर तो वो गारंटेड है कि वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। हालांकि शो करने में बड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए प्रूफ हम नहीं लिखेंगे, हम बस रिजल्ट लिखेंगे। सर ये लेस देन इक्वल टू हो सकता है, तो इक्वल कैसे हुए में? कहां पर ये जीरो सर। हाँ देखो, ये जो नंबर है ना, दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है हमेशा, क्योंकि आप जानते हो कि यूपीएफ बड़ा होता है हमेशा एलपीएफ से, तो इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर जो है अगर एक ऐसे नंबर से छोटा होता है जो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो दैट मीन्स वो नंबर जीरो ही होगा। समझ गए, जब एन इंफिनिटी की तरफ जाएगा। हाँ सर, समझ गया। सो सेकंड ये है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इंप्लाइज रीमान इंटीग्रेबल, लेकिन याद रखना है कि एटलीस्ट बाउंडेड होना चाहिए वो फंक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारे पास बाउंडेड ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं ऐसा लिख रहा हूं, फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मल स्टेटमेंट आपको पता खुद ही से है। ठीक है, कंटिन्यूटी हमेशा रीमान इंटीग्रेबिलिटी को इंप्लाई करेगी। अब आपने देखा कि मोनोटोनिसिटी भी इंप्लाई कर रही है, तो दैट मीन्स कुछ ऐसे फंक्शंस भी होंगे जो डिसकंटिन्यूअस होंगे बट मोनोटोनिक होंगे, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेट आपने पहले के टाइम पे हो सकता है जब कभी इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ी हो तो ऐसे सॉल्व करने को दे देते थे, इसकी वैल्यू बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते थे ना। सो अगर हम लिख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और 0 से 100, तो इट मीन्स वो इंटीग्रेबल तो होता होगा तभी जाकर हम ये लिख रहे हैं, है ना। फिर हम कहते थे कि इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 में 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और ऐसे करके हम उसको सॉल्व कर देते थे।
तो मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस भी रीमान इंटीग्रेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, ऐसा कर देते हैं, हर जगह एक और वर्ड यूज कर लेते हैं, बाउंडेड, तब भी थोड़ा सा सही लगेगा। सो बाउंडेड कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। रीमान इंटीग्रेबिलिटी को अजीब सा लग रहा है, बाउंडेडनेस प्लस कंटिन्यूटी रीमान इंटीग्रेबल को इंप्लाई करती है। सिमिलरली बाउंडेड और कोई फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस हो। पीस का मतलब होता है कि आपके पास जैसे कि वो वाला फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पीस पीस पर वो डिफाइंड है और पीस पीस पर डिफाइंड है और उन पर क्या है वो कंटिन्यूस हो हर एक पीस पर। सो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन अगर है, सो बाउंडेड फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, तो फिर भी रीमान इंटीग्रेबल इंप्लाई करेगा कि वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल आएगा। नाउ अब हम लिखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और उसमें आप देखोगे कि वो जो फंक्शन होगा वो पीस वाइज कंटिन्यूस भी नहीं होगा, ठीक है, बट स्टिल वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। तो ये थियरम है जो कि आपको सीखनी है, इसका हालांकि मैं कोई फॉर्मल प्रूफ नहीं दे रहा हूं, काफी लॉन्ग हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। सो थियरम क्या है कि लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू r बी बाउंडेड। मान लो कि बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। अगर फंक्शन बाउंडेड है, अगर मैं ये कह दूं कि हाँ, ऐसा लिखते हैं कि ऐसे लिखेंगे, इफ f इज continuous on close interval ab except on an infinite, ठीक है, सबसेट। तो एक इनफाइनाइट सबसेट है, सबसेट S लिखते हैं, सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो फंक्शन ए बी पर कंटिन्यूस है एक्सेप्ट एक सेट के ऊपर जो कि इनफाइनाइट है, ठीक है, सच दैट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट जो है, नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट जो है एस के, वो फाइनाइट हो, ठीक है। तो मतलब अगर आपका फंक्शन एक सेट पर डिसकंटिन्यूअस भी है जो कि इनफाइनाइट है, बट उस इनफाइनाइट सेट के नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स जो होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए, तो देन आप कह सकते हो कि देन योर एफ इज इंटीग्रेबल। तो देन आप क्या कह सकते हो कि आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है। तो मतलब अगर इनफाइनाइट सेट है जिसके ऊपर डिसकंटिन्यूटी है, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूरे के पूरे इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस है, बट उसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं, उसके डिसकंटिन्यूटी वाले सेट के जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो आपके पास क्या है, वो फाइनाइट है, दैट इज वाई वो रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो ये याद रखना है, क्योंकि कंटिन्यूटी को देखना बहुत आसान है ना। तो कंटिन्यूस अगर कोई फंक्शन है तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें कि वो रीमान इंटीग्रेबल क्यों है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस की ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी कि अगर दो फंक्शंस रीमान इंटीग्रेबल हैं, सपोज यू हैव टू फंक्शंस जो कि रीमान इंटीग्रेबल हैं, तो उनका जो सम आता है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। तो सम ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज अगेन अ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस, ठीक है। ऑलराइट, तो पहला यही है, सम ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन
is again रीमान इंटीग्रेबल। तो दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस का जो सम आता है वो भी रीमान इंटीग्रेबल आता है। सो दैट मीन्स जैसे कि आपने f और g दो फंक्शंस लिए, क्लोज इंटरवल ए बी से r पर डिफाइंड थे, और मान लो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, आर ए बी में बिलोंग कर रहे हैं। आर ए बी का मैंने बताया था आपको मीनिंग कल, इट इज द क्लास ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस। तो f प्लस जी जो होता है वो भी रीमान इंटीग्रेबल ही होता है। एज वेल एज अगर आप a टू b पर f प्लस जी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो a टू b पर इसकी वैल्यू सेपरेट हो जाती है। जैसे आप जानते हो कि इंटीग्रेशन जो है वो लीनियरिटी शो करता है ना, तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपने कुछ क्वेश्चंस जो जब इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रल कैलकुलस में बड़े फेमस होते थे कि -1 से 4 दे दिया और यहाँ पर मॉड एक्स लिख दिया। तो जैसे मॉड एक्स यहाँ पर लिख दिया, फिर आप क्या करते थे कि इसको सेट को, जो फंक्शन आपका मॉड एक्स है, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि इस इंटरवल पर इसकी वैल्यू ये है, इस इंटरवल पर इसकी वैल्यू ये है, फिर आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते थे। सो इट मीन्स कि अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है, जैसे x आप जानते हो कि इंटीग्रेबल है, तो उसका मॉड्यूलस वर्जन जो है वो भी क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। सो इफ f इज इंटीग्रेबल, मॉड f इज ऑल्सो इंटीग्रेबल। ठीक है, तो सेकंड यही हमारा नोट है। सो मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन इज इंटीग्रेबल। ठीक है, सो इट मीन्स कि अगर आपका f बिलोंग कर रहा है r ऑफ ए बी में, तो आपका मॉड f भी बिलोंग करेगा r ऑफ ए बी में। ठीक है, नाउ थर्ड कि कांस्टेंट से अगर आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराते हो तो उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सो लिखेंगे कि कांस्टेंट मल्टीपल of any Riemann integrable function is again Riemann इंटीग्रेबल। तो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल दोबारा से रीमान इंटीग्रेबल होता है। सो इसका क्या मतलब बना कि अगर f बिलोंग करता है आर ए बी में एंड c बिलोंग्स टू r, ठीक है, c बिलोंग्स टू r, तो देन क्या होता है कि c टाइम्स ऑफ f इज ऑल्सो रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, और इसकी जो इंटीग्रेशन होती है, अगर आप सी एफ की इंटीग्रेशन निकालना चाहते हो तो वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो उससे कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से उसके इंटीग्रेबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, नाउ फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर यही है कि अगर दो फंक्शंस रीमान इंटीग्रेबल है तो उनका प्रोडक्ट भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, ऑलराइट, सो प्रोडक्ट of two Riemann integrable function is again Riemann इंटीग्रेबल। तो प्रोडक्ट से रीमान इंटीग्रेबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली डिवीजन से भी नहीं पड़ेगा, बट डिवीजन में थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, जिसको मैं लिखता हूं यहां पर, डिवीजन को, डिवीजन ऑफ टू
रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। तो डिवीजन दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस का अगेन रीमान इंटीग्रेबल होता है बट विद सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है उसे एटलीस्ट नॉन जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक सेकेंड में आता हूं। ऑल राइट, ठीक है, तो डिवीजन में मतलब ये है कि बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर should be away from जीरो। ठीक है, तो जैसे कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, मान लो f और g दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं एंड देयर एग्जिस्ट k। मान लो k जो है वो, मान लो पहले पॉजिटिव मान लो कि मान लो कोई पॉजिटिव नंबर है सच दैट gx जो है वो ग्रेटर देन k होना चाहिए, मतलब कि k से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो k क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि जीरो से मुझे बोलना है कि जीरो से ये दूर है ना। तो जैसे ये जीरो है, जीरो से पहले कोई k पड़ रहा है राइट साइड में और उससे वो दूर है, देन यहाँ पर लिखता हूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b, देन क्या होगा, f बाई जी भी जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, ऑल राइट। अब अगेन हम बात करेंगे कंपोजिशंस के बारे में। तो कंपोजिशंस पे थोड़ा सा कंडीशन है, मतलब डायरेक्टली नहीं कह सकते हम कंपोजिशन के बारे में। सो कंडीशन क्या है कि लेट f इज अ, डायरेक्टली लिख लेता हूं, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए बी टू आर। मान लो कि ये इंटीग्रेबल है, बी इंटीग्रेबल फंक्शन एंड j इस हिसाब से मैं डिफाइन कर रहा हूं सच दैट f जो है उसकी जो रेंज है वो इसमें कंटेन्ड होनी चाहिए। मतलब बेसिकली इसको लिखने का पर्पस क्या है, बस कंपोजिशन डिफाइंड है तभी जाकर हम बात करेंगे। बट कंपोजिशन जो है उसे आप डायरेक्टली रीमान इंटीग्रेबल कहोगे अगर वो जो जिससे आप कंपोजिशन कर रहे हो एटलीस्ट वो कंटिन्यूस हो। ठीक है, तो फाई फ्रॉम सी डी टू आर इफ इट इज कंटिन्यूस, जिससे कंपोजिशन की जा रही है, देन आपका फाई कंपोज विद एफ बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये बेसिक सी बातें हैं, कोई मैंने यहाँ पर प्रूफ नहीं दिया फॉर्मली, बट आपको भी उसे नहीं करना है, आपको भी बस डायरेक्टली इन चीज़ों को याद कर लेना है। ठीक है, कि ऐसा ऐसा करके ये होता है। अब कल हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस उसे हम लिखेंगे। ठीक है, एंड देन कल ही ये जो है लेक्चर आपका वो फिनिश हो जाएगा रीमान इंटीग्रेबल के ऊपर। तो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस के ऊपर कल जो लास्ट लेक्चर है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो कल लास्ट लेक्चर होगा, फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ठीक है।